Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is chapter number 7, topic 5. And for the topic 5, I have choose sp2 hybridization and sp1 hybridization. हमने sp3 hybridization और इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कल कवर किया था. टुडे आज हम डिस्कस जो है वो करने लगे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp1 हाइब्रिडाइजेशन along with their structures and the examples. So let's just start. In order to explain the bonding in unsaturated compounds, अगर हमने सेचुरेटेड कंपाउंड्स को देखना हो जिसमें सिंगल बॉन्डिंग थी तो उसमें तो हम आराम से sp3 को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन अगर हमने अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, उनको अगर हमने एक्सप्लेन करना हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करना हो, तो हम टू मोर और मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देखते हैं, जो कि हैं sp2 एंड sp1 हाइब्रिडाइजेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन यानी डबल बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर 1 2s एंड 2 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एक s और दो p ऑर्बिटल्स कार्बन के जो है वो मिक्स होते हैं और हमें देते हैं 3 इक्विवेलेंट एंड कोप्लेनर sp2 hybridized orbitals. Now let me just explain this on whiteboard first. sp2 के अंदर एक s और दो p ऑर्बिटल्स, ये pz इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. एक s और दो p, x और y आपस में मिलते हैं और तीन सेम, क्योंकि तीन मिल रहे हैं तो तीन सेम साइज के और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें sp2 देता है, जो कि एनर्जी में इक्विवेलेंट और कोप्लेनर होते हैं, सेम प्लेन के अंदर होते हैं. यही चीज इधर एक्सप्लेन की गई है. दिस इज 1s, दिस इज 2px, दिस इज 2py. ये तीनों आपस में मिल रहे हैं और सेम साइज एंड सेम एनर्जी के तीन मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं अलोंग विद 120 डिग्री सी एंगल. इसका मतलब इसके बीच सॉरी, इसके बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच 120 डिग्री सी का एंगल होता है इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल. अब अगर हम इथीन मॉलिक्यूल यानी CH2 की एक्सप्लेनेशन दें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम्स ओवरलैप. सबसे पहले तीन इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और तीन इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे. 1s ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म द 3s बॉन्ड्स. इसका क्या मतलब है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. सबसे पहले दो कार्बन है तो कार्बन, दोनों कार्बन के तीन तीन हमारे पास आ जाएंगे बॉन्ड्स. अब दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन. अब हमारे पास कितने हैं? एक. हर कार्बन के पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इधर, क्योंकि एक एस और दो पी आपस में मिल रहे हैं. तो एक जो इस कार्बन का एक है वो 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेता है. ये हाइब्राइड होने के बाद की बात कर रहे हैं हम, जब वो एक्साइटेड होके तीन जो है वो sp2 हमें मिल गए. अब जो दो हमारे पास 2px और 2py जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास आए हैं, वो इसका एक और दूसरा इसके ही एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है. तो अब हमारे पास इधर एक ये बॉन्ड आ जाता है, एक ये और दो ये बॉन्ड्स आ जाते हैं. तो जो कार्बन है वो 1 2 3 और 1 2 3 बॉन्डिंग कर रहा है. उसके बाद फिर कार्बन का जो फोर्थ होता है वो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग कर लेता है. अब हमारे पास ये जो दो बने हैं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट ऑन नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड. कार्बन एंड कार्बन, तीन हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. नंबर 1 ने हाइड्रोजन के साथ किया, नंबर 2 ने
हाइड्रोजन के साथ किया, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। नंबर 1 ने हाइड्रोजन के साथ किया, नंबर 2 ने हाइड्रोजन के साथ किया है, एंड दिस इज आल्सो अ सिग्मा। इधर से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये अब कौन सा है? ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था। हर कार्बन के 3-3 sp2 पूरे हैं। अब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा जब इस कार्बन का pz फ्री जो बैठा हुआ था, pz फ्री जो बैठा हुआ था, इसका भी pz ऑर्बिटल जो फ्री था, जिसने अभी तक कोई ना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और ना जो है वो मिक्सिंग अप हो रही है उसकी, इसकी एनर्जी भी अलग है। इसकी और इस कार्बन की, इस पी की और इस कार्बन की हेड ऑन की जगह साइड वे ओवरलैपिंग हो जाती है और इसको हम नाम देते हैं पाई 1 का। तो इस टाइम पे कार्बन के पास दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा, बट इट हैज वन पाई बॉन्डिंग एज वेल। और ये जो पाई बॉन्डिंग है ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कॉज करती है। ठीक है, इन फॉर्मेशन ऑफ एन इथीन मॉलिक्यूल जो 3sp2 ऑर्बिटल्स हैं हर कार्बन एटम के, ये ओवरलैप करते हैं सेपरेटली sp2 ऑर्बिटल्स के साथ ऑफ another कार्बन एटम, 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म द 3s बॉन्ड्स। 3s बॉन्ड्स हमारे पास बन जाते हैं। अब ये गिव राइज करता है व्हाट इज कॉल्ड द एस फ्रेमवर्क ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, जैसे हमने बनाया था एक कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड, एक और दो दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं हर कार्बन एटम के, वो आपस में ओवरलैप करेंगे पैरेलल फंक्शन में, जिसे हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप, और वो बना देगा पाई बॉन्ड, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा। यही चीज इधर भी एक्सप्लेन की गई है। ये और ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन की है कार्बन के साथ, और ये कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, और ये तमाम सिग्मा है। अब ये जो पैरेलल पी है ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे जैसे यहाँ दिखाया गया है, और इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस वाज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर इथीन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी गई है। कल इथेन के ETHANE इथेन यानी अल्केन की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। आज इथीन की एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की है, जो आती है अंडर sp2 hybridization. For more clarification, I have a video for you on sp2 hybridization. sp2 or triagonal hybridization. Definition: the process of intermixing of 1s and 2p orbitals to give 3 identical hybrid orbitals is known as sp2 or triagonal hybridization. Characteristics of triagonal hybridization: in this hybridization, 3 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals takes the direction of p orbitals. Each sp square hybrid orbitals possess 33.31% of s character and 66.7% p character. The hybrid orbitals oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degree. Hence, this hybridization is called triagonal hybridization. sp2 hybrid orbital is slightly smaller in size than the sp3 hybrid orbital. Therefore, the shape of sp square hybridized atom is triagonal planar with bond angle of 120 degree. Examples: BCl3, boron trichloride; BF3, boron trifluoride; C2H4, ethylene, C6H6, benzene, SO2, sulfur dioxide. Structure of boron trichloride, BCl3. Consider boron trichloride, BCl3. Boron atom. The central atom is boron trichloride, is boron, B. The atomic number of boron is 5.
The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. the ground state electronic configuration of boron, 2s2, 2p1. the excited state electronic configuration of boron. 2s1, 2p2. One electron is promoted from 2s to 2py level. Then electronic configuration 1s2, 2s1, 2px1, 2py1. the 2s to 2px and 2py orbital undergoes sp2 hybridization and form 3 sp2 hybrid orbitals. The 3 sp2 hybrid orbitals possess one electron chlorine atom. The atomic number of chlorine is 17. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. which is the ground state electronic configuration. Pz orbital is having unpaired electron. The 3 hybrid orbitals of boron form 3 sigma bonds with 3 pz orbital of 3 chlorine atoms and oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degree. Therefore, molecule gets triagonal planar with bond angle of 120 degree. Hence, 3 sigma sp2, minus pz bonds are having pair of electrons. Structure of ethylene C2H4 or H2C double bond CH2. Consider ethylene C2H4. The central atom is carbon in this molecule. The atomic number of carbon is 6. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. the ground state electronic configuration of carbon 1s2, 2s2, 2p2. The excited state electronic configuration of carbon is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. one 2s electron is promoted to 2pz orbital. Then electronic configuration of carbon is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. the 2s and 2px, 2py orbitals of carbon undergoes sp2, hybridization and form 3 sp2, hybrid orbitals. The 3 sp2, hybrid orbitals and one pure p2 orbital having one electron each. In ethylene molecule sigma sp2, minus sp2, bond is observed between 2 carbon atoms. The second and third sp2, hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with the 1s orbital of 4 hydrogen atoms and form 4 sigma sp2, s bonds. The remaining one pure pz orbital of one carbon atom overlaps sideways with the corresponding pz orbital of other carbon atom and thus from one pi bond. In ethylene molecule, double bond is present between carbon and carbon, one sigma bond and one pi bond. The bond length of C double bond C is 1.34 angstroms. The bond angle HCH is 120 degree. The 3 sp2, hybrid orbitals are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle. Therefore, shape of ethylene molecule is triagonal planar. Okay, so this was on sp2 hybridization. Let's just move towards the sp hybridization. So the structure of the alkynes, वो वाले structure जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, यानी alkynes 1 2 and 3. ट्रिपल बॉन्ड वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय अनदर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. व्हाट इट नेम शोज
sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होगा इन दिस टाइप। इस टाइप के अंदर जो वन सेकेंड शेल का s है 1 2s ऑर्बिटल और 1 2p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन एटम का मिक्स होता है, ठीक है। और हमें क्या देता है, दो जनरेट sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, सिर्फ दो जनरेट sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हमें ये देता है। लेट्स जस्ट सी दिस ऑन व्हाइट बोर्ड। ये हमारे पास एक s यानी 2s और एक p यानी 2px इन्वॉल्व है। 2py 2pz ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और हमें देंगे दो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट क्यों? क्योंकि इनकी होगी सेम एनर्जी एंड शेप। सेम एनर्जी और शेप वाले ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो हमें देता है। दीज ऑर्बिटल्स हैव लीनियर शेप। इनकी जो है वो लीनियर शेप होती है विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री सी। Why linear shape and why bond angle of 180 degree C is ठीक है। अब जब ये इस तरह से दो बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आता है वो आता है 180 डिग्री सी का, 180 डिग्री का। और साथ इनकी लीनियर शेप है क्योंकि ये इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं कि इनकी लीनियर शेप आए। और जिनकी जैसे sp2 थे उनकी फाइनल शेप ये ट्राइगोनल बनती थी, इसलिए हम कहते थे कि हर किसी का जो डिस्टेंस है वो 120 डिग्री सी आएगा। जो हमारे पास sp3 था उसकी इस तरह से शेप बनती थी कि हर किसी का आपस में जो डिस्टेंस है वो 109.5 डिग्री सी आए। इसी तरह से जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से, स्ट्रेट लाइन की वजह से इसका जो एंगल आता है वो आता है 180 डिग्री सी, यानी इसकी शेप लीनियर है और जो एंगल है वो 180 है। दो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं यानी 2p5 और 2pz, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। एंड दीज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मॉलिक्यूल एंड दिस इज द मॉलिक्यूल। तब इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से आएगा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से आएगा और इनके बीच इस तरह से ये वाली लीनियर बॉन्डिंग हो चुकी होगी। अब फर्दर जो हम बॉन्डिंग होगी वो होगी इस वाले की इस वाले के साथ, यानी इस वाली लाइन की इसके साथ। और जो अगला पाई बॉन्ड बनेगा जो पैरेलल बॉन्डिंग होनी है उसमें इस वाले का इस स्ट्रेट वाले के साथ, इस वाले का इस स्ट्रेट वाले के साथ। इस तरह से हमारे पास ये आएगा पाई 1, ये आएगा पाई 2 और ये होगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। जो पैरेलल होंगे उनकी होगी। दिस इज एस, दिस इज पी। इथाइन, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इथाइन यानी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1H and 1H form when two sp hybrid orbitals of carbon atom join together to form the s bond by sp overlap. The other sp overlap is utilized to form s bond with one s orbitals of hydrogen atom. Let's just explain it with the help of a diagram. There's a carbon and a carbon, दो बॉन्डिंग होनी है। एक तो कार्बन और कार्बन के बीच आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी एंड दिस इज पाई। एक जो होगी वो होगी हाइड्रोजन के 1s के साथ, ये भी ओवरलैप करके। नाउ अब क्या होगा, इसका पी एक्स पी वाई और इसका पी वाई आपस में पैरेलल बॉन्डिंग करेंगे और पाई 1 बना देंगे। दूसरी तरफ इसका पी जी, इसका पी जी आपस में बॉन्डिंग करेंगे और ये साइडवेज पैरेलल यानी पाई पैरेलल हो रहा है, पाई बॉन्डिंग हो रही है और पाई 2 हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं इन टोटल इथाइन स्ट्रक्चर। इफ यू सी इन दिस डायग्राम,
and in this. टोटल हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ये वाले हाइड्रोजन और बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये बॉन्ड आपस में यूं पाई बॉन्डिंग कर रहा है। इसी तरह से ये और ये आपस में पाई कर रहा है, तो एक ऊपर से एक सेकंड वाला पाई बॉन्डिंग बना रहा है, और ओवरऑल हमारे पास ये लीनियर स्ट्रक्चर आ जाता है sp का। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ sp hybridization. If you have any question, you can ask me next 1 minute. Okay, so this is the poll on your screen that sp hybridized orbitals have linear structure. Is that a yes or is that a no? Kindly answer this question in 30 seconds. Okay, so I am ending the poll now. जो हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास sp में, जो कार्बन एटम के ऊपर हैं, ये ओवरलैप करते हैं सेपरेटली विद द पाई ऑर्बिटल्स ऑफ अदर कार्बन एटम, एज हमारे पास दो पाई बॉन्डिंग्स आ जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ s and 2 pi orbitals between the two carbon atom is responsible for the shortening of the distance. क्यों हम ये कहते हैं कि एस पी का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है एक कार्बन की दूसरे कार्बन से, जो डिस्टेंस है वो अल्केन्स में सबसे ज्यादा है, अल्कीन में कम है, और अल्काइन में सबसे ज्यादा कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एस एंड 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी छोटी लेंथ। सो द लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो जो दो कार्बन एटम है उनके बीच जो डिस्टेंस मौजूद है वो कम होगा अगर ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। अगर एक पाई बॉन्ड है तो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, अगर दो पाई बॉन्ड है डिस्टेंस कम होगा, तीन पाई बॉन्ड बनेंगे डिस्टेंस और कम होगा, और अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो प्रेजेंस सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड की वजह से जो दो कार्बन एटम हैं वो जो है वो शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस फेस करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर एमसीक्यू एज वेल एज फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। एंड द शॉर्ट क्वेश्चन विल कम कि कितने जो पाए सॉरी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कौन से अल्केन अल्कीन अल्काइन में से सबसे ज्यादा कम किस में होता है और क्यों होता है, हाउ एंड व्हाई। तो इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन की मदद लेंगे। जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर एक ऐसा दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं जिसकी वजह से डिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन जिनके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है, और एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड मौजूद होने की वजह से उनका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो अल्काइन से कम और अल्कीन से ज्यादा होता है, सॉरी अल्केन से कम और अल्काइन से ज्यादा होता है। और अल्केन के अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता, एक भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो अल्कीन से ज्यादा और अल्काइन से बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज द रीजन विद द गुड एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स जस्ट रिवाइज अ टॉपिक। हमने आज sp3 sp2 sp1 को रिवाइज करना है, विच इज द लास्ट डे फॉर द रिवीजन ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वी जस्ट स्टडीड कि एक s और तीन p, px py pg तीनों इन्वॉल्व होते हैं, और तीन p और एक s की मिक्सिंग अप की वजह से चार
हमारे पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इन चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने ड्रॉ किया और हमने एक्सप्लेन किया था इससे स्ट्रक्चर ऑफ CH4। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास px और py इन्वॉल्व होता है अलॉन्ग विद द s। ये तीनों मिलके हमारे पास 3 डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं और इन तीनों की बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती है जो कि डबल बॉन्ड है। जो तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं वो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन जो हमारे पास pz ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन फ्री बचता है वो आपस में पैरेलल बॉन्डिंग कर लेते हैं। जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है वो हमेशा हेड ऑन अप्रोच की वजह से होती है और जो पाई बॉन्डिंग होती है वो हमेशा पैरेलल बॉन्डिंग की वजह से होती है या साइड वे अप्रोचेस की वजह से होती है। तो इससे हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है इन सेम केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ एक s और एक p यानी सिर्फ px इन्वॉल्व होता है। इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी सेम एनर्जी और सेम शेप होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ py एंड pz ऑर्बिटल्स जो कि फ्री हैं, जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, उनकी प्रेजेंस की वजह से px ऑफ वन कार्बन एटम और py ऑफ वन कार्बन एटम एंड py ऑफ सेकेंड कार्बन एटम के बीच साइड वे और पैरेलल अप्रोचेस या बॉन्डिंग होती है जो कि पाई वन को जो है वो फॉर्म करता है। और pz ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम एंड pz ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से हमारे पास पाई टू स्ट्रक्चर बनता है और पाई टू बॉन्ड बनता है। 2 पाई और एक s की वजह से दोनों कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अदर देन दिस, इस एक s और 2 p की वजह से इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। while in sp2 there is only one s and one pi bond, तो इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो sp के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल sp3 से जो है वो कम होता है। और इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है उसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर जितने पाई बॉन्ड मौजूद हों उतना ज़्यादा जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो शॉर्टनिंग की तरफ जाता है। So this was the revision for today's lecture. Other than this, I'm going to share a screen with you to see your video. Just a second. Just a second. Okay, so this is the video for the summary of sp3, sp2 and sp1 hybridization. Types of hybridization in organic compounds. Hydrocarbons are classified as alkanes, alkenes, and alkynes. Consider ethane, ethene, and ethine as their respective examples. The ethane molecule is ditetrahedral and has a bond angle of 109 degree 28 minutes. Ethene is a planar molecule with a bond angle of 120 degrees, while ethine is a linear molecule with a bond angle of 180 degrees. All these three hydrocarbons differ from each other in geometry and bond angle due to a difference in the state of hybridization of carbon atom in them. In this topic, we will study the sp3 hybridization of carbon in alkanes and how it is responsible for its tetrahedral geometry. We will explain it by taking ethane again as an example. There are 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms joined by single bonds in this molecule. The orbital picture of ethane looks like this. We can thus visualize 7 internuclear axes between them. A chemical bond formed by orbital overlap along the internuclear axis is a sigma bond.
Thus, both the carbon atoms are surrounded by 3 carbon-hydrogen sigma bonds and 1 carbon-carbon sigma bond. These bonds are directed along the corners of a regular tetrahedron, and all carbon-hydrogen bonds are of the same bond length. Let us now remove the 6 hydrogen atoms from this structure. Also, drag the 2 carbon atoms apart. We can clearly see 4 equivalent sp3 hybrid orbitals around each carbon atom. Each of these orbitals has one lobe bigger than the other and is occupied by a single unpaired electron. Now, consider a carbon atom having atomic number 6 in the ground state. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. On excitation, an electron jumps from the 2s orbital to the 2pz orbital, resulting in an electronic configuration of 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. In order to form 4 sigma bonds with other atoms, the 2s, 2px, 2py, and 2pz orbitals of this atom intermix. This process of intermixing of atomic orbitals is called hybridization. As a result, 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid orbitals directed along the 4 corners of a regular tetrahedron are formed. When 2 such sp3 hybridized carbon atoms approach each other along the internuclear axis and overlap, a carbon-carbon sigma bond is formed. This bond has a bond length of 1.54 angstrom. 6 hydrogen atoms now approach and overlap the remaining 6 sp3 hybrid orbitals of both the carbon atoms, forming sigma bonds with bond length of 1.09 angstrom. In other words, whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds which are directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. Besides sp3 hybridization, the excited carbon atom may also undergo sp2 or sp hybridization. During the formation of a double bond, 1 2s and 2 of the 2p orbitals hybridize. Consequently, this hybridization is termed as sp2 hybridization. The hybridization leads to the formation of 3 equi-energic sp2 hybrid orbitals. As you can see, each sp2 hybrid orbital is bilobed, one lobe bigger than the other. The half-filled p orbital, which was not involved in hybridization, lies at right angles to the plane of the equilateral triangle. Now, let us understand how this hybridized state results in the formation of a double bond. For this, imagine a similar sp2 hybridized carbon atom approaching this carbon atom. As these atoms come closer, an orbital overlap takes place along the internuclear axis. This bond is called a sigma bond. At this stage, the unhybridized p orbitals, which lie above and below the plane of the sigma bond, also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of a pi bond between the 2 carbon atoms. Thus, there exists 1 sigma and 1 pi bond between the 2 carbon atoms. The other 2 valencies of each of the carbon atoms are satisfied by 4 1s orbitals of hydrogen, hence forming an ethene molecule. Another process of intermixing, called sp hybridization, results in the formation of 2 sp hybrid orbitals. Now, this carbon atom is ready to combine with other atoms. Imagine another sp hybridized carbon atom approaching this carbon atom, such that the sp hybrid orbitals of the 2 carbon atoms face each other.
These orbitals overlap along the internuclear axis, resulting in a sigma bond. Each of the carbon atoms also has two unhybridized p orbitals, namely the py and pz orbitals. These orbitals, which lie above and below the plane of sigma bond, also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of two pi bonds between the two carbon atoms. The fourth valency of each of the carbon atoms is satisfied by two 1s orbitals of hydrogen, which also make sigma bonds along the internuclear axis. The quest of the carbon atom is now complete, and an acetylene molecule is formed. To summarize, we have studied that whenever a carbon atom in an organic compound forms four sigma bonds directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. A carbon atom that forms 3 sigma and a pi bond is sp2 hybridized, while the one in which it forms 2 sigma and 2 pi bonds is sp hybridized. Okay, so this was a summary for sp3, sp2, and sp1 hybridization. Now you have to answer a few questions related to sp3, sp2, and sp1. Okay, so this is a question on your screen. You have to answer that in sp3 hybridization, it involves 1s and 5p orbitals. Is that a yes or is that a no? Okay, so I'm ending the poll now. And the answer is no. In sp3 hybridization, there is just the involvement of 1s and 3p instead of 1s and 5p. There's nothing like 5p. हमारे पास सिर्फ एक s और 3p की involvement हो सकती है in sp3 hybridization. In sp2 hybridization, there is just the involvement of 1s and 2p orbitals. And in sp hybridization, there is just the involvement of 1s and p orbitals. अगर हमारे पास जो है वो तीनों p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों तो px, py और pz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर हमारे पास दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं तो सिर्फ दो p ऑर्बिटल्स हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी लेवल आएगा वो आएगा px का, फिर आएगा हमारे पास py का और फिर आएगा हमारे पास pz का। तो अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं तो px और py इन्वॉल्व होंगे, अगर तीन है तो px, py, pz इन्वॉल्व हो गए, और अगर एक है तो सिर्फ p x इन्वॉल्व होगा। नाउ लेट्स जस्ट रिवाइज द डायग्राम्स ऑफ, सबसे पहले हम CH4 की डायग्राम को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जो कार्बन है हमारे पास C, उसके अंदर बेसिकली CH4 में हमें पता चल रहा है कि जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्डिंग से पहले कार्बन के अंदर 1s2, 2s2,
ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है। आफ्टर दैट जब वो एक्साइटेड होता है तो फिर 1s2 ये सेम रहता है, इसलिए हम इसको फर्दर स्टडी नहीं करते। 2s 2px 2py एंड 2pz की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, px के पास एक आता है, py के पास एक आता है एंड pz के पास एक आ जाता है। ये किस तरह से आता है? बेसिकली s में से एक एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन z के पास चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अब ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। अब क्योंकि s को भी एक की ज़रूरत है, px को भी एक की ज़रूरत है, py को भी एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, pz को भी है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं, ये आपस में मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं और चार सेम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, चार सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना देते हैं। वो चार सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स कार्बन के इस तरह से हमारे सामने आ जाते हैं और ये हर एक ऑर्बिटल 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेता है, आराम से ओवरलैप कर लेता है। और ये जो चारों बॉन्ड हमारे पास बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास सिग्मा। सो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन चारों जो हमारे पास कार्बन के बन रहे हैं वो बन रहे हैं सिग्मा। लेकिन sp3 sp2 और sp1 में जो हमने पढ़ा है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच जब बॉन्डिंग होती है, क्योंकि sp अब हम 2 डिस्कस कर रहे हैं, यानी टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है और दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है। इसी तरह से दूसरे कार्बन का भी 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है। सारे ये 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा 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 एंड सिग्मा बना लेते हैं। लेकिन जो कार्बन का pz ऑर्बिटल होता है इन sp2, वो सेपरेट प्लेस किया जाता है और ये आपस में पैरेलल ओवरलैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक pi1 की फॉर्मेशन हो जाती है इन sp2 hybridization. So basically, this was a summary of sp3, sp2, and sp1 hybridization. Attempt your test, which is related to these slides. And if you don't understand any question, then you can ask me in the first 5 minutes of your next lecture, which is on 11th of the January. And अगर फिर भी कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं समझ आती है तो we can further discuss in our next lecture. So for that.